हेलो, आयमान। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, लेक्चर 1 करने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स का। ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स। देखो, आज के लेक्चर में ना ये हम लोग जूलॉजी का स्टार्टिंग करने वाले हैं। तो थोड़ा सा ये लेक्चर थोड़ा सा कम कंटेंट भी रखेगा और थोड़ा सा ज़्यादा बेसिक पे जाएगा। तो अगर आप लोग को कोई इशू है इससे, देन प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट। आई ट्राई टू फिक्स इट इन माई अपकमिंग लेक्चर्स। नाउ डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, तो इस टॉपिक पे ही हम लोग आते हैं। पहली बात, एनिमल्स क्या होता है। ये एनिमल्स, पहले इस चीज़ को जानने के एनिमल्स क्या होता है, आपको एक चीज़ जानना हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है। देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म को ना हमने दो टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत बार हमने क्लासिफिकेशन किया है बायोलॉजी के अंदर, बट अभी पहला क्लासिफिकेशन अभी हम लोग इसमें करने जा रहे हैं दो में, यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर। यूनिक का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे। यूनिक का मतलब होता है एक, मल्टी का मतलब होता है मैनी। तो यूनिसेल्यूलर का मतलब क्या हुआ, एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म, और मल्टी सेल्यूलर का मतलब बहुत सारे सेल वाले ऑर्गेनिज्म। ना देखो, अगर यूनिसेल्यूलर में एक सेल ही होता है, तो क्या हम लोग एक चीज़ कह सकते हैं कि जो इसका सेल का स्ट्रक्चर होगा वही इस ऑर्गेनिज्म का भी स्ट्रक्चर होगा। मतलब कि जितने भी फंक्शन इस ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए नेसेसरी होंगे, वो सारे फंक्शन ये सिंगल सेल ही परफॉर्म करेगा। तो ये एफिशिएंसी के हिसाब से लगभग हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के बराबर कर रहा है क्या। तो इस मामले में देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है ना। अब बट हम लोगों को इस मामले में इस पर चर्चा नहीं करने। हमारा मेन चीज़ है इस पर, मल्टी सेल्यूलर पे। मल्टी सेल्यूलर का मतलब होता है बहुत सारे सेल्स। अब मल्टी सेल्यूलर में क्या होता है, मल्टी सेल्यूलर में बहुत सारे सेल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, और ये डिफरेंट टाइप्स के बहुत सारे नंबर्स में होते हैं, तभी तो ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। कोई कोई सेल ऐसा होगा, दूसरा सेल ऐसा हो सकता है, तीसरा सेल ऐसा हो सकता है। आई मीन किसी भी डिफरेंट टाइप के सेल हो सकते हैं। ज़रूरत नहीं है कि सेम टाइप का ही सेल रहेगा, बट इसमें एक ही सेल है तो सिंपल सी बात, एक ही टाइप का भी सेल होगा। अब क्या क्या इस चीज़ इन चीज़ पे थोड़ा सा हम इन दोनों के ऊपर तो थोड़ा और लाइट डालते हैं। मैंने क्या बोला था कि यूनिसेल्यूलर में जो सेल का स्ट्रक्चर होता है वही हो जाता है हमारे ऑर्गेनिज्म का भी स्ट्रक्चर। और जितने भी फंक्शंस होंगे will be performed by this single cell. This single cell. नाउ अब मल्टी सेल्यूलर में क्या है, देखो मल्टी सेल्यूलर में डिफरेंट टाइप के सेल होते हैं। तो ये क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट या मैनी टाइप्स कहना बेस्ट रहेगा। मैनी टाइप्स के सेल होते हैं, और इन मैनी टाइप्स ऑफ सेल्स के बहुत सारे नंबर्स होते हैं, मैनी नंबर्स होते हैं। नाउ अब आप लोग पूछोगे कि मैं ये क्यों बता रहा हूँ, अभी चैप्टर का तो था हमारा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल्स, बट लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्यों डिस्कस किया। देखो, मेन बात इस स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग इस एनिमल पार्ट पे जाएंगे, और इस एनिमल को पार्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो हमारी एनसीईआरटी कहती है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को एनिमल बोलने के लिए एक क्राइटेरिया उसको मीट करना था, वो है मल्टी सेल्यूलरिटी। मतलब उस ऑर्गेनिज्म को मल्टी सेल्यूलर होना ज़रूरी है। अगर वो सेल्यूलर मल्टी सेल्यूलर नहीं है तो वो ऑर्गेनिज्म एनिमल नहीं है। टू बी कॉल्ड एज एनिमल्स यू हैव टू बी मल्टी सेल्यूलर। इफ यू आरंट एनिमल। नाउ ये हम लोग समझ गए। तो एक और चीज़,
इन एनिमल्स में क्या होता है कि जो सेल्स जो होते हैं ना वो अरेंज होते हैं एक ऑर्गेनाइज वे में। एक चीज़ देख लो, ये ऑर्गेनाइज वे का जो मतलब है ये धीरे धीरे जैसे से हम लोग दूसरे फाइलम पे जाएंगे। ये फाइलम क्या होता है, ये आप लोग जानते हैं एनिमल किंगडम पे में आता है। फाइलम मतलब फैमिलीज होता है। तो यहाँ पे बात हो रहा है। तो जैसे जैसे हम लोग दूसरे दूसरे फाइलम में जाएंगे, हम लोग देखेंगे कि ये हमारा जो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये 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 अलग वे में दिखेगा। मतलब एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेन जैसे हमारे में डिफरेंट फंक्शन करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ, अब वो एक अरेंज टिश्यू से फिर वो टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, फिर ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम का उन लोगों ने बताया। बट जब हम लोग एक लोअर फाइलम वाले ऑर्गेनिज्म मतलब एक पॉलीफेरा की बात करते हैं, तो उसमें क्या है, उसमें लूज सेल एग्रीगेट कोई इधर कोई एक ऐसा सेल पड़ा हुआ है, फिर उसके बगल में कोई दूसरे टाइप का पड़ा हुआ है, फिर कोई ऐसा सेम टाइप ऑफ सेल ही एक जगह नहीं है। बट ये ऑर्गेनिज्म फिर एग्जिस्ट कैसे कर रहा है, ये इसका एग्जिस्ट करने का सिर्फ एक ही वे में इसको ऑर्गेनाइज होना था, सेल्यूलर एग्रीगेट्स के, मतलब ये सारे सेल बस एक साथ आना था और ये ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर जाएगा। ये था इसका अरेंजमेंट का वे। हमारे में अरेंजमेंट का क्या था, ऑर्गन सिस्टम इवेंचुअली बनेगा तब हम एग्जिस्टेंस पाएंगे। तो ये जैसे जैसे हम लोग लोअर से अपर की तरफ जाएंगे तो हम लोग देखेंगे बहुत सारे जो हमारा वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। तो इसी चीज़ से हम लोग बोल सकते हैं कि एक और चीज़ बोल सकते हैं कि हमारा जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना ऑर्गेनिज्म का, लोअर फाइलम एज वी मूव फ्रॉम लोअर टू हायर फाइलम वो इंक्रीज हो रहा है। एक कॉम्प्लेक्सिटी किस चीज़ में, एक ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में। मतलब जो हमारा लोअर फाइलम है पॉलीफेरा, पॉलीफेरा क्या है, सिर्फ एक लूज सेल एग्रीगेट्स है, सेल एग्रीगेट्स है ना। वैसे नाइडेरिया में आएंगे तो वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे आते हैं। फिर जब हम लोग प्लेटफॉर्म की तरफ आएंगे तो वो हम लोग ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाएगा। और जब हम लोग कॉर्डेट्स से मतलब हम लोग के ऊपर पे आते हैं तो हम लोग क्या दिखाते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या ये ट्रेंड दिख रहा है कि जैसे जैसे हम लोग लोअर फाइलम से अपर फाइलम की तरफ जा रहे हैं, एक जो कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रहा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का। और जैसे जैसे अपर से लोअर की तरफ जा रहे हैं कॉम्प्लेक्सिटी डिक्रीज हो रहा है, सिंप्लिसिटी इंक्रीज हो रहा है, सिंप्लिसिटी इंक्रीज हो रहा है। ये चीज़ क्या हमें दिखाता है, ये एक हमें ट्रेंड दिखाता है। और इसी चीज़ को एनसीईआरटी एक वर्ड इस ट्रेंड को दिखाने के लिए, बताने के लिए यूज़ करते हैं। वर्ड ये है एक डिसर्नेबल ट्रेंड, मतलब एक नोटिसेबल ट्रेंड है कि जैसे जैसे लोअर से अपर की तरफ जा रहे हैं हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारे बॉडी का, वो क्या होता है, वो इवॉल्व कर रहा है। सबसे लोअर वाला लूज सेल एग्रीगेट था, उससे ऊपर वाला टिश्यू हुआ, उससे ऊपर वाला ऑर्गन हुआ, उसके बाद सबसे ऊपर ऑर्गन सिस्टम हुआ। ये क्या हुआ, ये एवोल्यूशन हो रहा है ऑर्गन सिस्टम का, एवोल्यूशन हो रहा है किसका, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का। नाउ अब हम लोगों ने समझ गए कि स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और एनिमल्स क्या होता है। अब हम लोग आते हैं अपना पहला मेन टॉपिक एनिमल टिश्यूज़ पे। नाउ अब हम लोग आते हैं एनिमल टिश्यूज़ पे। एनिमल टिश्यूज़, सबसे पहली बात तो ये होता, टिश्यू होता क्या, ये जानते हैं। टिश्यू कुछ नहीं होता है, ग्रुप ऑफ सेल होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल होता है। सिमिलर सेल्स होता है। सिमिलर सेल्स मतलब क्या हुआ, सिमिलर सेल्स का मीनिंग हुआ कि उनका सेम ओरिजिन होना चाहिए, कॉमन ओरिजिन। और वो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करना चाहिए, कॉमन ओरिजिन होना चाहिए और सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करना चाहिए। नाउ सिमिलर फंक्शन तो आप समझ जाओगे कि क्या हुआ उसका मतलब। कॉमन ओरिजिन क्या होता है ये हम लोग सकते हैं। उसके साथ क्या होता है, ग्रुप होता है सिमिलर सेल्स का अलॉन्ग विथ इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स। ना ये इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स क्या होता है,
इसे भी हम लोग जस्ट डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले पहले तो हम लोग डिस्कस करते हैं कॉमन ओरिजिन क्या हुआ। कॉमन ओरिजिन का मतलब हुआ, जैसे हम लोग जानते हैं कि दो हैप्लॉइड मतलब एक ओवम एक स्पर्म मिलता है, तब एक डिप्लॉयड सेल बनता है, एक जाइगोट बनता है 2n। फिर ये जाइगोट क्या करता है, डिवीज़न करता है, और डिवीज़न से एम्ब्रायो बनता है। और ये जो एम्ब्रायो होता है ये मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर होता है। तो मल्टी सेल्यूलर में क्या होता है, अभी मैंने क्या बताया था कि तुम लोगों को कि मल्टी सेल्यूलर ये एनिमल क्या करते हैं कि इनके जो सेल्स होते हैं वो अरेंज होते हैं एक ऑर्गेनाइज वे में। और हर ये जो ऑर्गेनाइज वे का डेफिनेशन है ये हर टाइम चेंज होता रहेगा। इस वे में क्या था, ऑर्गेनाइज वे में ये अपने आपको एक 3 लेयर सिस्टम में ऑर्गेनाइज कर लिया। सबसे अंदर वाली लेयर का नाम पड़ा एंडोडर्म, सबसे बाहर वाली लेयर का पड़ा एक्टोडर्म, और जो बीच वाले लेयर थे उसको कहा गया मेसोडर्म। इन 3 ही लेयर्स को हम लोग कहते हैं जर्मिनल लेयर। जर्मिनल लेयर मतलब क्या हुआ, जर्म लेयर, जर्मिनल या जर्म लेयर कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा लेयर जो जर्मिनेट कर रहा है, किस चीज़ को जर्मिनेट कर रहा है। जैसे यहाँ पे ये जहाँ से जैसे कोई छुआ किसी चीज़ का कोई टिश्यू है, उसमें इस टाइप का ये सेल्स, ये जो जितने भी सेल्स है ना, ये या तो इस लेयर का आए होंगे, या तो इस लेयर के, या तो इस। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि कोई इस लेयर का आया हो, कोई दूसरा इस लेयर का, तीसरा ऐसा। इन सभी को कुछ सेम लेयर से ही आना होगा। अगर वैसा नहीं कर रहे तो ये सेम ओरिजिन से शेयर नहीं कर रहा है। सेम ओरिजिन का मतलब हुआ कि सेम जर्म लेयर से आना। नाउ सिमिलर फंक्शन तो सबको समझ में आ गया। अब उसके साथ में क्या है, इंटर सेल्यूलर मैट्रिक्स। पहली बात तो इंटर का मतलब क्या होता है। इंटर और इंट्रा, ये 2 वर्ड आपने सुना होगा। इंटर का मतलब क्या होता है, इंट्रा का मतलब क्या होता है। देखो, इंटर का मतलब होता है बिटवीन, और इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड। तो इंट्रा का मतलब होता है बिटवीन, और इंट्रा का मतलब होता है साइड। तो जब हम लोग कहते हैं इंटर सेल्यूलर मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या होता है, बिटवीन सेल्यूलर मैट्रिक्स, मतलब सेल्स के बीच का मैट्रिक्स। मैं ध्यान से देखो, अब समझाने के लिए करते हैं। लूज सेल एग्रीगेट्स थे, कोई इस टाइप का सेल था, कोई इस टाइप का सेल था, और ये सब ऐसे ऐसा नहीं था इनमें। इनका जो ऑर्गेनाइजेशन था वो इन लोगों को सेम टाइप ऑफ सेल को साथ होना डिमांड नहीं करता था। बट अब हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया, उनमें क्या हुआ कि जो सिमिलर टाइप ऑफ सेल थे वो एक, और जिनका सेम ओरिजिन था, सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहा था, वो एक साथ आ गए। वो सब एक साथ है, बट सिर्फ एक साथ आने इससे ही क्या 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 ये इन्हें टिश्यू कह देंगे, नहीं। इन्हें कुछ ऐसा चीज़ चाहिए कि जो इन्हें साथ में जोड़ के रख सके, जो इनके फंक्शन को कोऑर्डिनेट इन्हें जोड़े कि ये अपने फंक्शन को कोऑर्डिनेट कर सके। वो चीज़ था ये इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स। ये चीज़ ये चिपचिपा सा चीज़ था, जो सारे जो ये ग्रुप ऑफ सेल्स थे, इन सबको जोड़ के रखा हुआ है। और यही तो हमारा टिश्यू क्या होता है, इन ग्रुप ऑफ सेल्स और इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स को मिला देंगे तो अब हमारा एक टिश्यू बनता है। नाउ इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स को हम लोग एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स का मतलब हुआ कि सेल से के अलावा जो एक्स्ट्रा मैट्रिक्स उसकी बातें हो रही है नाउ। बट इसको इंट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स कतई नहीं कहेंगे। इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड। तो खुद सोचो, इनसाइड सेल मैट्रिक्स, इनसाइड सेल मैट्रिक्स का, इस मैट्रिक्स का हुआ जिस सेल के अंदर में नहीं। तो किस मैट्रिक्स से बात हो रहा है, हम लोग वहाँ उस केस में साइटोप्लाज्म का बात हो रहा है। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म की तो चर्चा ही नहीं हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग या तो इंटर सेल्यूलर मैट्रिक्स आप इसको बोल सकते हो, या आप इसको एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स बोल सकते हो। बट इसके अलावा आप इसको इंट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स नहीं बोल सकते हो ना। अब इसका कंपोजिशन क्या होता है, इसको डिस्कस करने पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं कि जो स्टडी ऑफ टिश्यू है ना, इसको हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ठीक, इसको बेनेट ने दिया था। ये हिस्टोलॉजी वाला इन्फॉर्मेशन तो कोई काम का इन्फॉर्मेशन है, बट ये बेनेट वाला आपको नहीं है, तो वो याद करने की जरूरत नहीं। बट ये याद करना ज़रूरी है कि स्टडी ऑफ टिश्यू को हिस्टोलॉजी कहते हैं।
नाउ एग्जैक्टली अब हम लोग जानते हैं कि इस इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स का कंपोजिशन क्या होता है ना। देखो इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स होता क्या है, देखो ये जो मैट्रिक्स है ना, इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स ये चीज़ से बना होता है, ये किस चीज़ से बना होता है, ये म्यूको पॉलीसैकेराइड से बना होता है। म्यूको का मतलब समझे, म्यूको मतलब वो म्यूकस जो हमारे नेसल पैसेज में रहता है, ये उससे बना होता है, और साथ में पॉलीसैकेराइड मतलब डिफरेंट टाइप शुगर से बना होता है। तो क्या होता है जब म्यूकस और पॉलीसैकेराइड साथ में आते हैं तो एक चिपचिपा सा लेयर बनता है, यही चिपचिपा लेयर्स इन सारे सेल्स को साथ में रख पाता है। अब बट अगर आपसे कोई एग्जैक्ट से कंपोजिशन पूछे, ये जनरली ये काम का नहीं इंफॉर्मेशन है, बट जान लेना इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये बना होता है केराटिन सल्फेट से, चोंडोइटिन सल्फेट और हाइलोरोनिक एसिड से। ये इन तीनों से बना होता है ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड। नाउ इस म्यूकोपॉलीसैकेराइड के बस हमें कंपोजिशन जानना था मोस्टली कि ये म्यूकस और पॉलीसैकेराइड के मिक्सचर से बना होता है। बट ये आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि अगर इसका एक्चुअल कंटेंट बोल रहा है वो होता है केराटिन सल्फेट, चोंडोइटिन सल्फेट और हाइलोनिक एसिड। नाउ अब देखिए यहाँ पे आगे अब हम लोग आते हैं तो थोड़ा सा और आगे जाते हैं कि जितने भी एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं ना, उन सब में सिर्फ 4 टाइप का ही टिश्यूज़ होता है, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। ये जितने भी एनिमल्स हैं उनसे उस सब में सिर्फ यही 4 होंगे, उसके अलावा कोई और नहीं होंगे। इन्हीं 4 का डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होंगे, बट मोस्टली यही 4 होंगे। तो अभी हम लोग सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यूज़ पे डिस्कस करेंगे। अभी एपिथेलियल टिश्यू का सिर्फ ये इंट्रोडक्शन ही होगा, नेक्स्ट चैप्टर में लोग उसके टाइप्स का भी डिस्कशन करेंगे। पहले जाते देखो जानते हैं अभी एपिथेलियल टिश्यू होता क्या है। तो जो एपिथेलियल टिश्यू है ना, एपिथेलियल टिश्यू को हम लोग कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं, सॉरी कनेक्टिव टिश्यू नहीं मतलब आउटलाइनिंग टिश्यू कहते हैं। क्यों आउटलाइनिंग टिश्यू कहते हैं, क्यों? बिकॉज ये हमारे बॉडी को ना एक्सटर्नली आउटलाइन करता है। बॉडी को एक्सटर्नली आउटलाइन करने का मतलब क्या, ये जो हमारी जो स्किन होती है ना, ये एपिथेलियल टिश्यू से ही बनी होती है। तो हमारी स्किन को ये एक्सटर्नली आउटलाइन कर रहा है, ठीक, हमारी बॉडी को एक्सटर्नली आउटलाइन किया। नाउ बट सिर्फ क्या हमारी बॉडी को ये एक्सटर्नली आउटलाइन कर, नहीं, ये हमारे बॉडी में जो ऑर्गन्स होते हैं, ये जो हॉलो विजिटल ऑर्गन्स, विजिटल का मतलब होता है इंटरनल, तो ऐसे ऑर्गन जिनके बीच में कैविटी, जैसे हमारा स्टमक के बीच में कैविटी नहीं, खालीपन है ना, तो हमारे ये हुआ आउटलाइनिंग किया किसने, हमारे स्किन का किया। और ये इन हॉलो विजिटल ऑर्गन का क्या करता है, ये अंदर से आउटलाइनिंग करता है। इस तरफ से क्या किया, हमारे एक्सटर्नली आउटलाइन किया हमारे बॉडी को, और इनको क्या करता है, ये इंटरनली आउटलाइन करता है, ल्यूमन साइड से आउटलाइन करता है। एनसीईआरटी वर्ड यूज़ करती है ल्यूमन साइड। ल्यूमन साइड से इनविजिबल ऑर्गन्स कोई ये आउटलाइन करता है, ठीक। तो कभी कभी एक्सटर्नली भी आउटलाइन करता है, बट वो कभी कभी करता है। इंटरनली विजिबल ऑर्गन्स को आउटलाइन तो ये जनरली करेगा। विजिबल ऑर्गन्स में हमारा स्टमक को हो गया, हमारा जिनके भी बीच में कैविटीज़ आएंगे उन सबको इंटरनली आउटलाइन करेगा। अब यहाँ से अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पे जानते हैं। इससे पहले एक चीज़ जानते हैं कि जब हम लोग सिंगुलर एपिथेलियल टिश्यू की बात करेंगे तो उसे एपिथेलियम कहेंगे, बट जब बहुत सारे एपिथेलियल टिश्यूज रहेंगे तो उसको एपिथेलिया कहेंगे ना। अब हम लोग जाते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक पे। देखो कैरेक्टरिस्टिक, ये जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है ना, ये बहुत ही कॉम्पैक्टली अरेंज रहता है, मतलब बहुत ही चिपका हुआ एक दूसरे से रहता है, बहुत ज़्यादा चिपका होता है। जब बहुत ज़्यादा चिपका हुआ रहेगा तो ये इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स तो बहुत कम हो जाएगा। तो आप लोग के मन में एक क्वेश्चन आएगा, जब इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स कम हो जाएगा तो मतलब इसके तो बीच का कनेक्टिविटी बहुत लूज होना चाहिए एज कम्पेयर टू जितने भी अदर टाइप ऑफ टिश्यूज़ हैं। क्या ये अगर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आया तो हाँ, तो आप जनरली तो फोकस नहीं आया तो कोई बात नहीं, आगे समझना।
तो तो मान यहाँ पे इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, बट इनके साथ जो है वो एक दूसरी चीज़ को ज़्यादा बढ़ा देता है। वो बढ़ा देता है सेल के बीच के जंक्शंस को। जंक्शन क्या होता है? जंक्शन सीधा आप अभी के फ़िलहाल के लिए आप समझो कनेक्शंस होते हैं जो एक सेल और दूसरे सेल के बीच में होता है। तो एज बिकॉज ऑफ दीज सेल्स आर सो क्लोज टू ईच अदर, इस इन सेल्स के बीच का जो जंक्शन होता है ये बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से इनकी कनेक्टिविटी जो वीक नहीं होती है, वो स्ट्रांग ही रहती है। तो कनेक्टिविटी के लिए हम एक और क्या इन्फॉर्मेशन देगा कि कनेक्टिविटी के लिए दो चीज़ रिस्पॉन्सिबल होता है, या तो इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स होगा और फिर नहीं तो जंक्शंस होंगे। ठीक, तो अभी तक हम लोग ने एपिथेलियल टिश्यू के दो कैरेक्टरिस्टिक देख लिया। ये एपिथेलियल टिश्यू कॉम्पैक्टली अरेंज रहता है और फिर इन सेल्स के बीच में जंक्शन होता है। अभी दो और इसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब थर्ड क्या हो, देखो ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ना, ये बहुत ही राजा टाइप टिश्यू है। क्यों राजा टाइप टिश्यू ने बोला गया? इस पहले तो साथ साथ रहते हैं, उसके बाद इन्हें ना ये नॉर्मली रेस्ट नहीं करते हैं। इन्हें आराम करने के लिए एक कुशन टाइप मेम्ब्रेन चाहिए होता है। एक गद्दे टाइप मेम्ब्रेन के ऊपर ये रेस्ट करते हैं। इस मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये किसी सेल का बना नहीं होता है, ये एक ए सेल्यूलर मेम्ब्रेन होता है। एग्जैक्टली किस चीज़ से बना होता है ये हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। तो क्या हमने जाना कि एपिथेलियल टिश्यूज़ किससे एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या होते हैं? कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। इनके बीच इनका मैट्रिक्स थोड़ा सा कम, बहुत ही ज़्यादा कम होता है, बट इनकी कनेक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए इनके बीच का जंक्शंस बहुत ज़्यादा होता है। और ये ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट करते हैं। नाउ फोर्थ जानते, देखो ये जो एपिथेलियल टिश्यूज़ है ना, इनमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं होता। क्यों ब्लड सप्लाई नहीं होता है? बिकॉज ये डायरेक्टली किसी ब्लड वेसल से कनेक्टेड ही नहीं होता। बट तब तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि अगर किसी ब्लड वेसल से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तब तो यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई होना नहीं, तो ये डेड टिश्यूज होना चाहिए। बट ऐसा नहीं है, ये लाइव है। ये मैंने क्या बोला कि ये डायरेक्टली ब्लड वेसल से नहीं कनेक्टेड, बट इनके आसपास ब्लड वेसल्स होते हैं। ये जो हमारे जनरली बेसमेंट मेम्ब्रेन के उसके जस्ट नीचे ही ब्लड वेसल्स ऐसे जाते हैं। तो ये क्या होता है, इन ब्लड वेसल्स से ये एपिथेलियल कांटेक्ट करते हैं और बोलते एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर लेते हैं डिफ्यूजन के थ्रू। डायरेक्टली नहीं हो पाता है, बट डिफ्यूजन के थ्रू ये लोग एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं। नाउ तो आप लोगों को समझ में आ गया। तो इसी वजह से ये ए वैस्कुलर होते हैं, क्योंकि इनमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं होता है ना। एग्जैक्टली अब इनका थोड़ा सा एक बार इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो एपिथेलियल टिश्यूज़ एग्जैक्टली कैसे दिखता है, ये ऐसा कॉम्पैक्टली अरेंज टिश्यूज़ रहता है। ठीक, ये लाइक करते हैं एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। नाउ तो आप लोग देख सकते हैं दो टाइप के आप सर्फेसेस देख रहे हैं। एक तो इस एपिथेलियल टिश्यूज का सरफेस यहाँ पे इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में, दूसरा फ्री सरफेस है, खाली सरफेस, वो किसी कांटेक्ट में नहीं है। ये जो खाली वाला सरफेस को हम लोग बोलेंगे एपिकल फेस, और ये जो सरफेस है जो कांटेक्ट में है बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसको बोलते हैं बेसल फेस। यही था इन्फॉर्मेशन। अब हम लोग आते हैं क्या बेसमेंट मेम्ब्रेन के कंपोजिशन पे। देखो पहली बात, बेसमेंट मेम्ब्रेन ना एक बाइलैमेलर स्ट्रक्चर होता है, मतलब ये दो लैमेले का बना हुआ है। अब इन लैमेले का नाम वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, इसको आप बेसल लैमेला, इसको रेटिकुलर लैमेला, बट ये याद करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। जो मेन का काम का चीज़ है वो इसका इस बेसल मेम्ब्रेन ये बना किस चीज़ से होता है? ये बना होता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड का, वही जिससे हमने देखा कि इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स बना रहता है। तो ये इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, बट वही यहाँ पे आ जाता है। ठीक, म्यूकोपॉलीसैकेराइड का बना होता है। फिर प्रोटीन फाइबर से वही कोलेजन फाइबर लाइक ऐसे रेशे टाइप उनसे ये रहता है। फिर क्या होता है कि ये जो प्रोटीन और ग्लूकोज से मिलकर एक चीज़ बनता है जिसे कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन।
तो इन तीनों चीज़ से बना होता है हमारा ये बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये तीनों चीज़ें जब होते तब हमारा ये बेसमेंट मेम्ब्रेन आता है। ये एक सेल्यूलर स्ट्रक्चर होता है, ये तो हम लोग जानते हैं। अब आते हैं एक चीज़ जानते हैं, ये जो हमारा जो एपिकल फेस है ना, इस ये क्या बोलते हैं हमारे एपिथेलियल टिश्यू का, कि ये दो टाइप ऑफ इन्वायरमेंट को ही ऑलवेज फेस करेगा, उसके अलावा कुछ डिफरेंस, या तो ये हमारे आउटसाइड इन्वायरमेंट को फेस करेगा, या तो ये हमारे बॉडी फ्लूइड को फेस करेगा। मतलब थोड़ा सा इसकी कुछ समझते हैं, ये लाइन एनसीईआरटी में दी हुई है। देखो आउटसाइड इन्वायरमेंट को फेस करना मतलब, देखो अब मैं तुम क्या बोलते, जो हमारा स्किन है वो एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ है। तो यहाँ पे देखो ये जब एपिथेलियल टिश्यू में कैसे बना हुआ है, देखो ये हमारे बॉडी का लाइनिंग, और ये इसके ऊपर बेसमेंट, सॉरी ये हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके ऊपर से ऐसे एपिथेलियल टिश्यू आउटसाइड इन्वायरमेंट को फेस कर रहा है। तो ये किया। अब देखो स्टमक में क्या हुआ, स्टमक के अंदर के अंदर ये ऐसा होता है, यहाँ पे हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन पड़ा होता है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर पर ये एपिथेलियल टिश्यू ऐसे रहता है। देखा ये जो फ्री सरफेस जब था, ये एपिकल फेस था, ये अब किसको ये फेस कर रहा है, अब ये फेस कर रहा है हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे स्टमक के अंदर में। यही जो ब्लड वेसल्स में होता है, ब्लड वेसल्स में क्या होता है, ब्लड वेसल्स में भी ऐसे रहता है ये एपिथेलियल टिश्यू, और ये अब ये किनको फेस कर रहा है, ब्लड को फेस कर, वापस एक हमारे बॉडी फ्लूइड को फेस कर रहा है। तो या तो ये एपिथेलियल टिश्यू आउटसाइड इन्वायरमेंट को फेस करेंगे, या तो ब्लड फ्लूइड, उसके अलावा ये किसी और चीज़ को फेस नहीं करेंगे ना। अब हम लोग आते हैं ये एपिथेलियल टिश्यू के टाइप के। देखिए एपिथेलियल टिश्यू दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल और एक होता है, तो एक होता है सिंपल और दूसरा होता है कंपाउंड एपिथेलियम। अब सिंपल और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है, अभी एग्जैक्टली इनके बारे में डिटेल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसमें बस ये जान लेते हैं ये होता क्या है। देखो ये हुआ बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सिर्फ अगर एक लेयर ऑफ सेल है, सिर्फ एक लेयर है सेल्स का, तो तब ये हो जाएंगे सिंपल एपिथेलियम। बट अगर बेसमेंट मेम्बर के ऊपर बहुत सारे लेयर ऑफ सेल्स हैं, तब ये हो जाएगा हमारा कंपाउंड एपिथेलियम। नाउ अब डिटेल में इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बट थोड़ा सी चीज़ बता, ये सिंपल एपिथेलियम होता कहाँ पे। देखो ये जो हमारे जो हुआ एल्विलाई, जहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस से होता है, उस जगह पे क्या होता है, डिफ्यूज़न होना रहता है। तो अगर बहुत मोटा सा लेयर रहेगा तो डिफ्यूज़न होने में दिक्कत होगा, तो उस जगह पे ये चीज़ सिंपल एपिथेलियम। बट यहाँ पे जैसे ऐसी जगह पे जहाँ पे फ्रिक्शन होने का ज़्यादा चांसेस है, वहाँ पे अगर सिर्फ एक सिंगल लेयर रहेगा तो वो लेयर तो हट जाएगा। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे मल्टीपल लेयर हो जाते हैं। तो वहाँ पे होता है ये कंपाउंड एपिथेलियम। ये कहाँ का, जैसे कि हमारा स्किन है, हमारा स्किन कंपाउंड एपिथेलियम का बना हुआ है। ये सिंपल एपिथेलियम से बना था, तो एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ से स्किन कब की उधर चुकी होती। तो ये कंपाउंड, तो ये जो हमारा बगल कैविटी जिसे हम फूड इंटेक करते हैं, वो इसी चीज़ से बना होता है। तो और फिर ऐसे ही जितने भी ट्रैक्स होते हैं जिनमें फ्रिक्शन हो सकता है, वो सब कंपाउंड एपिथेलियम से ही बने होता है। अब इनका डिटेल्स स्टडी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।